हेलो सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 11 वर्क इन एनर्जी। बहुत मजा आएगा। समझेंगे एनर्जी क्या होता है ना, किस बॉडी के पास एनर्जी है नहीं है उस पर बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी देखने को, कितने टाइप्स की एनर्जी हो सकते हैं, ऑल दो होते तो बहुत सारे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है। इसके बाद देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। दो टाइप की होती है, वो काइनेटिक पोटेंशियल, उसको समझेंगे अच्छी तरीके से, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने को है, उसको देखने के बाद लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख के खत्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं। देखो हम वर्क डन समझ रखे हैं कि कोई भी बॉडी को कब बोल सकती है वो काम कर रहा है। ये हमने देख रहा है कि अगर फोर्स लगा रही है वो बॉडी, और जिस बॉडी पे फोर्स लगाया गया वो डिस्प्लेस भी कर रही है ना, समय के साथ पोजीशन चेंज करा तो वर्क डन किया गया। अब देखो अगर वर्क डन कर रही है कोई बॉडी, मतलब उसके पास एनर्जी रहा होगा। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी, इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, जिसके बाद जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो काम करने की क्षमता को ही बोलते हैं एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जिस तरीके से वर्क एक स्केलर क्वांटिटी था, उस तरीके से एनर्जी भी स्केलर, मतलब इसके पास बस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट की बात करें तो एनर्जी को जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा कि वर्क का भी जूल ही था, यहाँ पे एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल ही होती है। सीजीएस की बात करें तो वो अर्ज होता है, ऑल्दो सीजीएस का नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी थोड़ा देख लिया तो एनसीईआरटी में ऐसा ही का दे रखा है। तो जूल को जे से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जे से। यहाँ बात कर रखा है कि वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप देखोगे कि वर्क डन और एनर्जी रिलेटेड है। ठीक है ना, कि जहां पर अगर किसी बॉडी पे बात समझो, अगर काम किया जा रहा है, लेट से हमारे पास अगर वो खिलौने होते हैं ना भैया, चाबी उसमें भरना पड़ता है, ऐसे करके चाबी घुमाएंगे तो क्या होता है कि जितना मैंने उस पर काम किया चाबी घुमाने पे, है ना, तो जितना मैंने काम किया तो वो मेरी जितना भी काम किया एनर्जी स्टोर हो जाता है उसके अंदर, और जैसे उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, अपने आप चलने लगता है वो। तो मैंने जितना काम किया उसके बेसिस पे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हो गया उसके अंदर, और जैसे मैंने उसको छोड़ा तो अपने आप वो चलने लगा वापस। तो आप क्या देखते हो कि एक तो है कि मैं फोर्स लगाऊं खुद से, है ना, खुद से फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे धक्का दिया तो वो मूव करना शुरू किया। यहाँ मैंने उस गाड़ी को पुश नहीं किया, मैंने बस क्या किया, कुछ वर्क डन किया चाबी घुमाने में, तो मेरा एनर्जी उसमें स्टोर हो गया, और जितना एनर्जी स्टोर हुआ वही वर्क डन करवा दिया। वही क्या है, अपने आप उस बॉडी को मूव करवा दिया। तो ये दोनों क्या रिलेटेड है, वर्क डन और एनर्जी। जो जिस बॉडी पे काम किया जा रहा है उस पे मेरी एनर्जी चली जाती है, और जो बॉडी काम कर रही हो वो एनर्जी रिलीज करती है। क्या बोला मैंने, जैसे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, काम करना समझ रहे हो कि मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वहां पे एनर्जी लूज हो रहा है। और अगर मेरे ऊपर काम किया जा रहा है, मेरे ऊपर कोई काम कर रहा है, समझ, जैसे मैंने चाबी घुमाने की बात की, तो हम क्या है, गाड़ी के ऊपर काम कर रहे थे, तो वहां पे मेरी एनर्जी जा रही थी उसके अंदर। समझ रहे बात, तो ये दोनों वाइस वर्सा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैकेनिकल, हीट, इलेक्ट्रिकल, लाइट, केमिकल, ऑल दो होते, इसके अलावा भी काफी सारे हैं, जियोथर्मल वगैरह होता है ना। बाकी देखने को काफी सारे न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह है, तो वो सब नहीं देखने को है, थोड़ा बहुत दे रखा है। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा समझेंगे इसको आगे अच्छे से, मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं। काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी मोशन में हो, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो, इट डजंट डिपेंड कि उसकी स्पीड क्या, बस मूव कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और अगर किसी बॉडी अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे रखी है ना, अगर मैं ग्राउंड को जीरो लेवल पकड़ूं, तो ग्राउंड से एक बॉडी पर्टिकुलर हाइट पे रखी है, या उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, रबर बैंड को ऐसा खींचा, काफी लंबा यहाँ पे रोक दिया, तो पोजीशन के बेसिस पे भी क्या, उसका पोजीशन मैंने यहाँ पे चेंज किया, उसको उसको जो है स्ट्रेंथ लगा के पुल किया, उसमें एनर्जी आ जाती है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपने देखा था वहां पे, मैंने चाबी घुमाने की भी बात की थी, ऐसा 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 कर घुमाया था, उसमें भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है ये समेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, कि अगर कोई बॉडी मोशन में भी है, एक पर्टिकुलर हाइट में भी है, दोनों अगर उसके पास है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। हीट एनर्जी की बात करते हैं, कोई बॉडी गर्म है बहुत ज्यादा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, हीट एनर्जी की बात करते हैं, उसके पास हीट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स, हम समझ रखे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने के कारण उस बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। लाइट एनर्जी की बात करते हैं, तो जिस बॉडी में, जो बॉडी ल्यूमिनस होती है भैया, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट एमिट करता है, उसके पास लाइट एनर्जी होता है, क्योंकि वो लाइट निकाल पाते हैं। केमिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो हमने केमिकल रिएक्शन जानते हैं क्या होता है, जिसमें कि अलग अलग रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन देख रखा है ना हमने। तो केमिकल रिएक्शन में कई बार जो है रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, कई बार एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब कि हमको रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है खुद से, और कई बार जो है रिएक्शन ऐसा होता है कि एक बार जब प्रोडक्ट बन गया, उसके साथ साथ आप देखोगे जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हुआ है वो गर्म हो जाता है अपने आप। इसका इससे ये क्या डिनोट करता है कि आपकी प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ ना कुछ वहां से एनर्जी भी निकला है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या बोला मैंने, एनर्जी भी निकला है आपका इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वही जो हीट निकली है, वो जो एनर्जी निकली है हीट के फॉर्म में, उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही निकला है। समझ में आ रहा है। तो इतने फॉर्म्स की एनर्जी आपके दे रखे हैं, और इसको उतना ब्रीफली देखना नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने टच कर दिया, आपके दे रखा था। हमको समझने को है मैकेनिकल एनर्जी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी पे होगा। ये दो टाइप के होते हैं, इसमें बात किया काइनेटिक पोटेंशियल, उसको देखेंगे बड़े विस्तार से। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो अगर कोई बॉडी
मोशन में है, तो किसी बॉडी की मोशन में होने का कारण क्या है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। क्या बोला मैंने? किसी बॉडी के मोशन में होने के पीछे का कारण ही यही है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जिसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी ही तेजी से मोशन कर रहा होगा। आप देखो जो जितने तेजी से भाग रहा है ना, जो जितने तेजी से भाग रहा है उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? कौन सी एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी आप बात पकड़ो, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी का जितना भी फॉर्म है, जितना भी फॉर्म देख रहे हो एनर्जी का, सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में रखी हो उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देखो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला की बात करें, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है? उस बॉडी की मास, और उस बॉडी की वेलोसिटी जो होगी, जिस गति से वो भाग रहा होगा वो होगी उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है भैया, तो अल्टीमेटली ओवरऑल आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सारे वैल्यू को तो जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। हाँ, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी के अलावा कुछ और एनर्जी उसके पास होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा अगर वो बॉडी रेस्ट में पड़ी हो तो। समझ रहे हो बात? अब देखो आप यहाँ पे समझो बात को। अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको दिखाया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और जैसे जैसे किसी बॉडी पे जितना ज्यादा काम किया जाए, जितना ज्यादा वो बॉडी वर्क डन करेगा, उसमें उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि दोनों रिलेटेड है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी। तो उस पे समझ में आ रहा है, जो बॉडी जितना तेजी से भाग रहा है, मतलब क्या, उस पे जो है ज्यादा काम किया गया है, तभी उस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गया, वो काफी तेजी से भाग पा रहा है। यहाँ पे समझते हैं, रिलेशन में थोड़ा देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, वर्क डन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप याद करो, हमने जो जो हमने देख रखी है ना आप, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें तीन देखा था, याद है आपको? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना? उसमें से एक हमने देखा था जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, याद करो। उसमें हमारा ये था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। आपको अगर याद होगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, सेकंड वाला तो कुछ और था। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे v जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, आपको पता होगा अगर बॉडी हमारी है m मास की, ठीक है, वो t टाइम बाद लेट से यहाँ पहुंच गई है, ठीक है, t समय बाद वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी, और t टाइम बाद जब यहाँ पहुंचा उसकी फाइनल वेलोसिटी लेट से v हो गई है। जाहिर सी बात है, चूंकि उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है समय के साथ, u से v हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया है। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? समय के साथ अगर वेलोसिटी अपनी कोई बॉडी चेंज कर रही हो, चेंज करना मतलब क्या, तो बढ़ा लिया या कम कर लिया, तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पर s क्या है? एस है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ उसने मूव किया तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्प्लेसमेंट किया होगा, समझ में आ रहा है? तो वो यहाँ पे s दे रखा है। अब देखो अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू पता करूँ तो s क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यही तो आ जाएगा ना? बिल्कुल। अब देखो, अब चूंकि ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करी है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे फोर्स जरूर लगा होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन बॉडी में तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगा हो। समझ में आ रहा है? जरूर इस पे जरूर फोर्स लगा होगा, जिसके कारण इस बॉडी पे एक्सेलरेशन भी आया होगा। आपको पता है कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद करो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो हमें ये भी पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने देख रखा है जब वर्क डन किया था, तो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से फोर्स की वैल्यू जो है एम ए, उसको यहां पुट करता हूं। देखो तो क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स एम ए मल्टीप्लाई एस, क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जो पूरा पूरा ये वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। बराबर सही कर रहा हूं मैं? अब देखो अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको ब्रैकेट में ऐसा होल्ड कर दो, इसको थोड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर दो। क्यों कर दिया मैंने? चूंकि ये एम ए जो है ना दोनों के लिए है ना, वी स्क्वायर के लिए भी है, यू स्क्वायर के लिए भी है। अगर आप क्लोज नहीं करोगे ब्रैकेट में तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को ए से कैंसिल कर दिया, अल्टीमेटली क्या आ गया? इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, दैट इज हाफ एम, यहाँ देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही कर रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं, जो कि ये वर्क डन के बराबर है डब्लू। अब देखो अगर मैं इसको वापस से ओपन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो आ जाएगा ना? तो अब क्या देख रहे हो, वर्क डन जो है वो बराबर आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। आप तो ये बात पकड़ो अभी, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे की न्यूमेरिकल करेंगे अभी। तो आपने यहाँ से क्या देखा? देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस उसको ही बांट दो तो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ मूव करी है टी टाइम बाद, तो इनिशियली उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहा होगा जो कि हाफ एम यू स्क्वायर है, फाइनली कुछ रहा होगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप देखो यहाँ से, तो इस पार्ट को यहाँ से रब कर दो, तो यहाँ से मैंने इस पार्ट को रब किया, तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ से एक और चीज देख लो, अगर मैं ये बोल दूं जब बॉडी स्टार्ट कर रही है तो इनिशियली उसका वेलोसिटी तो कुछ था नहीं, लेट से बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर एक बॉडी हमारी रेस्ट में थी, उस पे एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया गया, तब जाके वो डिस्प्लेस करना शुरू की, ठीक है? तो इसका मतलब जब वो रेस्ट में थी तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो था ही नहीं, यू जीरो हो गया। तो अगर मैं यहां से यू को जीरो कर दूं तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? देखो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम
वी स्क्वायर आ जाएगा। देखो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यही तो बराबर होता है ना काइनेटिक एनर्जी के भी। तो देखा आपने क्या देखा, दोनों बराबर ही है। देखो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। तो या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या आपने एक और देखा कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर है। समझ में आ गया बात। ये रिलेशन हमने देखा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब जरा समझते हैं, कुछ एग्जांपल भी करने को इससे रिलेटेड करते हैं कि देखो क्या दे रखा है। एक मास, एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास 15 केजी है, काफी ज्यादा होता है, 15 केजी उसका मास दे रखा है। वो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, कि उसकी वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं कर रही है। आप देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर सेकंड जो है वो बॉडी 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले सेकंड 4 मीटर, दूसरे सेकंड भी 4 मीटर, तीसरे, समझ में आ रहा है। इस तरीके से वो कवर कर रहा है, लगातार चेंज नहीं कर रहा है। क्या निकालना है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, क्योंकि बॉडी की मास है, उसकी वेलोसिटी भी है ना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही होगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है। कितना होगा वो निकालना है। तो आप देखो फॉर्मूला आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ सॉल्व कर दूं, सो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में होगा वो बराबर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आप देखो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ मास कितना दे रखा है, दैट इज आई एस 150 केजी दे रखा है, 15 केजी है, तो मास दे यहाँ से कर दिया 15 केजी, और वेलोसिटी हमारे पास जो है 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर है, याद रखो, मतलब ये दो बार होगा, 4 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 4 मीटर पर सेकंड। और जब इसको अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 120। चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इसकी यूनिट जूल होती है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 120 जूल। समझ में आ रहा है। तो एक बॉडी में इतना काइनेटिक एनर्जी आ गया है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से निकालना पड़ता है। आगे देखते हैं, एक और करते हैं एग्जाम्पल 11.4। इसमें भी वर्क डन निकालनी है, लेकिन इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है। एक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब इनिशियली कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। ये देखो, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है उस बॉडी में जरूर फोर्स लगा होगा, है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी है। उसकी वेलोसिटी बढ़ा मतलब कि उसके फोर्स लगा है, तो फोर्स भी लगा है, बॉडी डिस्प्लेस भी करी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका उसमें वर्क डन भी हुआ है जरूर। तो वही वर्क डन कितना है वही निकालनी है। एक और डेटा आप देखो, यहाँ पे मास भी दे रखा है उस बॉडी का 1500 केजी। क्योंकि कार की बात करें, कार तो भैया बहुत भारी भारी होता है, तो इसलिए 1500 केजी यहाँ पे दे रखा है। चलो डेटा पुट करते हैं, यहाँ पे वर्क डन निकालनी है। सो यहाँ पे मास दे रखा है अल्टीमेटली, है ना, मास ऑफ कार, सिंपली मास लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो कितना दे रखा है 1500 केजी। और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, मतलब इतना से इतना हो गया बढ़ के, तो इनिशियली तो इतना रहा होगा वेलोसिटी, और जब बढ़ गया तो फाइनल वेलोसिटी इतना हो गया उसका। तो यू की बात करें, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो हमें कितना दे रखा है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे तो आपकी आंसर करेक्ट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में होगा। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी की बात करें, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, लेकिन दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। चेंज करो इसको, ठीक है। आप कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है, किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे देखो 30 दे रखा है, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो सिंपली 30 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, जो वैल्यू आएगी वो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ पूरा पूरा, तो आपकी अप्रॉक्स, मतलब वैल्यू तो बहुत बड़ी आती है सॉल्व करोगे, तो अप्रॉक्स की बात करें तो लगभग 8.3 के आसपास आता है। तो इसको 8.3 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 60 किलोमीटर पर आवर है, प्रोसीजर प्रोसीजर सेम है। 60 को मैंने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो जो होगा अप्रॉक्स, वो होगा 16.6 मीटर पर सेकंड। चलो अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। मास का आपका केजी दे रखा है, क्योंकि मास की तो ऐसा यूनिट केजी होती है ना, तो मास का चलो ठीक है भैया, इन दोनों का हमने सही कर दिया। अब हमें क्या निकालनी है, वर्क डन निकालनी है। देखो आपको पता है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मैं जस्ट दिखाया था अभी आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि उस बॉडी में इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना था, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वर्क डन निकल जाएगा। बड़ा आसान है, चलो करते हैं। तो हम निकालते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं क्या करता हूं, के ई से रिप्रेजेंट करता हूं। आप समझ जाना के ई क्या है, हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसको के आई भी कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल के लिए आई यूज करते हैं बेसिकली, तो के आई कर दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या करता हूं, यू बोल देता हूं। हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, तो हाफ एम यू स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, हाफ मास दे रखा है 1500, तो हाफ इंटू 1500 केजी मल्टीप्लाई यू स्क्वायर। यू कितना है चेक करो, 8.3 हो गया। सो 8.3 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे पूरा पूरा, तो सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी अप्रॉक्स 520
0.83 और ये आपका चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये लो, तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई इतनी, इसकी हमको जरूरत है। बाकी इन सबको मैं क्या काम करता हूँ, रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं, चलो यहाँ से मैंने इसको हटाया। अब निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, इसको यहाँ से हटाते हैं। चलो अब निकालते हैं कि बॉडी में कितनी है, तो इसको मैं लिख दिया के एफ। के एफ क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, चूंकि वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो अल्टीमेटली डेटा पुट करते हैं। सो हाफ मास कितना दे रखा है, चेक करो 1500, मास तो वही रहेगी भैया, जो मास कभी चेंज तो करता नहीं है। जो इनिशियली मास रहा था फाइनली भी जो है टी टाइम बाद भी उसकी मास उतनी है, 1500 का 1500 ही है। यहाँ पे कर देते हैं 1500 kg, 1500 kg मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितना है चेक करो यहाँ पे 16.6 है ना, इसको मत ले लेना अब क्योंकि हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में। तो ये आ जाएगा 16.6 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। चलो इसको जो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आपको जो निकल के आएगी वो अप्रोक्स होगी 208,333, 208,333। चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा जूल, ठीक है। तो हमारा देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। हमको अभी इन दोनों की जरूरत है, इसकी और इसकी। तो काम करते बीच वाले को रब कर देना है पूरे की। चलो मैंने यहाँ से इन सबको अब हटा दिया, इसकी जरूरत हमें नहीं है चूंकि अब वर्क डन निकालना है, फाइनल स्टेप बच गया है। तो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो अल्टीमेटली वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली कितना था ये वाला वैल्यू, दैट इज 208,333 जूल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 52083 जूल। जब इसको सॉल्व करोगे, सबट्रैक्ट करोगे तो आपकी निकल के आएगी 156250 जूल। लो हो गया। तो चूंकि वर्क डन की बात करो उसका भी तो भैया यूनिट जूल ही होता है। तो मतलब उस बॉडी पे जो है इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है जिसके कारण उसकी वेलोसिटी इतनी से इतनी हो गई। चूंकि इनिशियली कुछ था फाइनली कुछ और हो गया। क्यों हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज क्यों हुई, क्योंकि उस पे इतना अमाउंट ऑफ, इतना जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है, उसलिए उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज करी है। बात जम रहा है, आगे बढ़े चलो। तो काइनेटिक एनर्जी समझ लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी में जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक को पूरा समझ लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एक बॉडी का पोजीशन पे डिपेंड करता है ये, कि बॉडी की पोजीशन के बेसिस पे अगर मान लो रबर बैंड की बात कर रहे हैं, उसको मैंने पूरा स्ट्रेच कर दिया है ना, रबर बैंड को पूरा स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया, रोक दिया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे देखो रबर बैंड को जब रोका हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, क्योंकि वर्क डन तो किया गया है ना। उस देखो मैंने क्या है, रबर बैंड पे फोर्स लगाया, साथ साथ वो डिस्प्लेस भी कर रहा है, पोजीशन चेंज करा ना अपना, डिस्प्लेस भी कर रहा है, वर्क डन भी कर रहा है। देखो डिस्प्लेस भी किया, फोर्स भी लगाया गया, जाहिर सी बात है वर्क डन किया। आपको पता है कि चूंकि जिस बॉडी पे वर्क डन किया जा रहा है उसमें मेरी एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब कम पूरा एनर्जी नहीं, मतलब जितना वर्क डन किया गया उतना एनर्जी स्टोर हो गया उसमें, और वही जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो हम, आपको पता है बो एंड एरो की बात, तीर धनुष की बात करते हैं ना, तो जैसे क्या करता है, जो एक आर्चर होता है भैया, जिस तरीके से कमांड टानता है, तो जब वो क्या करता है ऐसा करके जब तीर खींचता है तो यहाँ पे रोका है इस पोजीशन पर, तो उसने क्या किया है, क्योंकि वर्क डन किया, देखो एक तो फोर्स लगा रहा है उसको खींचने में है ना, एक तीर धनुष को तीर ऐसा खींच रहा है उस स्ट्रिंग के ऊपर, तो वर्क डन फोर्स लगाया, साथ साथ वो हमारी स्ट्रिंग डिस्प्लेस भी कर रही है, तो उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गया है। वो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही छोड़ेगा, जैसे उसने क्या किया, एरो को छोड़ा तो बो में से निकलेगा, वो आपके धनुष में से जो तीर निकल जाएगा। क्यों निकल गया, अपने आप, देखो अपने आप वो क्या है, फिर वो वर्क डन कर लेगा। वर्क डन मतलब क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो उस पे फोर्स भी लग जाएगा अपने आप और वो डिस्प्लेस भी कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। आपको मैंने बताया था ना पहले कि दोनों रिलेटेड है। अगर एक बॉडी के पास फोर्स, अगर एक बॉडी में वर्क डन किया गया है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया, या बोल सकते हो कि जिस बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है वो वर्क डन भी कर लेगा अपने आप। समझ में आ रहा है बात, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो जैसे आप देखते हो स्प्रिंग की भी बात करते हैं, स्प्रिंग की आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग को पूरा ऐसा करके दबाओ भैया, ऐसा दबाओ, स्प्रिंग को पूरा छोटा कर दिया। एक तो आपने फोर्स लगाया, उसको डिस्प्लेस भी करवाया और यहाँ पे रोक दिया, उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया। कौन सा एनर्जी स्टोर्ड हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे स्ट्रिंग को छोड़ोगे अपने आप वो बाहर की तरफ खुल जाएगा, अपने आप खुल जा रहा है। मतलब क्या है, एक तो आपने उस पर वर्क डन किया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी वापस फिर क्या है, वर्क डन अपने आप करवा दिया। मतलब क्या, फोर्स लगा के स्ट्रिंग को वापस से नॉर्मल पोजीशन पे ले आया। समझ में आ रहा है बात आपको। तो यही सब एनर्जी स्टोर्ड है बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक इसमें हाइट की भी बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे आपके आप देखोगे जो हाइट की हम बात करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ग्राउंड को जीरो लेवल पकड़ लूं, जीरो लेवल पकड़ लूं, तो उससे जितना ऊपर जाओगे, जैसे मान लो बॉडी को ऊपर उठा रहे रोक दिया एक पोजीशन पे जाके,
मतलब जब तक उसको उठा रहे थे, जब तक उठा रहे थे उसमें काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था। जैसे उसको रोका एक पोजीशन पे जाके, उस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके, आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, जैसे हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर था, मतलब वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है हाइट पे भी। देखो कि बॉडी की जितनी ज्यादा हाइट होगी, मतलब जितना ऊपर बॉडी रखा होगा जमीन से, उसमें उतनी ही ज्यादा कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आपने दो चीजें समझी कि एक तो पोजीशन के बेसिस पे, क्यों ऑन द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, और ऑन द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट उसमें भी क्या है, बॉडी में एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है क्योंकि उसमें वर्क डन किया गया है। और कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात की गई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है भैया। इसका कहने का ये मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे जमीन पे एक बॉडी रखी है, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, ऊपर मान लो एच डिस्टेंस ऊपर, मैंने एच हाइट ऊपर मैंने क्या किया, इस बॉडी को ले जाकर यहाँ पे रख दिया। एक तरीका ये है। दूसरा सिनेरियो हमने क्या किया, वही सेम बॉडी एम मास की, ये इसका मास एम था, इसका बॉडी का मास एम है, इसको भी हमने क्या किया, एच हाइट ऊपर डिस्प्लेस किया, लेकिन इस बार क्या किया, स्ट्रेट ना ले जाकर ऐसे 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 घुमा फिरा कर, देखो ऐसा 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 घुमा फिरा कर, तब जाके एच डिस्टेंस ऊपर जाके रख दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों केस में, चूंकि हाइट तो बराबर ही है भैया, अब बॉडी की मास भी वही है ना, मान लो इसका 15 kg, इसका 15 kg, मास वही है, हाइट भी वही है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, मैंने जो है आपकी जो जर्नी है उसको अलग कर दिया, एक को स्ट्रेट ले गया, एक को थोड़ा घुमा फिरा के ले गया। पूछेंगे किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर सा है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, आप किस पाथ से ले गए उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हाइट बराबर है, दोनों बॉडी की मास बराबर है, तो उसमें बराबर सा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, यही बात है, बस इतना ही करने को होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो ग्रेविटी, ग्रेविटी काफी सुन रखी है, ग्रेविटेशनल से जब जब भी ग्रेविटेशनल सुनते हैं तो ग्रेविटी का ख्याल आता है। ठीक है ना, ग्रेविटी क्या है कि जैसे अर्थ किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाता है, अपने तरफ खींचता है, उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर किसी बॉडी को जैसे आप जमीन से उठा के ऊपर किसी पर्टिकुलर हाइट पे ले जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपने वर्क डन किया। तो आपने जो वर्क डन किया उस बॉडी को ग्राउंड से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखने के लिए, तो वही वर्क डन जो है, चूंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ही, लेकिन चूंकि आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके काम किया, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है। ग्रेविटी किसी भी बॉडी को, आपको पता है कि बॉडी अगर ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हो, उस पर हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रहा होता है। तो अगर आप बॉडी को नीचे से भी उठा के ऊपर ले जा रहे हो तो उस पर ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है, तो ग्रेविटी लग रहा है नीचे। ग्रेविटी भी तो एक फोर्स ही है ना, ग्रेविटी भी क्या है, एक फोर्स ही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, और आप क्या कर रहे हो, उसको लेके जा रहे हो ऊपर, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो ऊपर, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, तो आप देख रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, इसलिए उसमें क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, और उसी एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना ही है बस, समझ में आ गया बात? आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके जो कि न्यूमेरिकल करने को है पोटेंशियल एनर्जी से, देखते हैं। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। तो देखो ऑब्जेक्ट जो है उसकी मास 10 kg दे रखी है, उसको 6 मीटर ऊपर, जमीन से 6 मीटर ऊपर ले जाया गया है, तो जाहिर सी बात है उसका मास है और उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे ले गया है, तो उसमें तो एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया होगा, क्योंकि वर्क डन तो करे है ना, जमीन से ऊपर ले जाने में वर्क डन किया है हमने, तो यही वर्क डन हो जाएगा स्टोर्ड एज कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितनी होगी निकालनी है, स्टोर तो हो गया लेकिन कितना स्टोर है वो निकालना है। यहाँ पे देखो आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता चल चुका है कि पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होता है mgh के, दैट इज मास ऑफ दैट बॉडी। यहाँ पे g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है ना, कोई बॉडी अगर नीचे गिर रही हो या बॉडी ऊपर जा रही हो, तो उस पर क्या है, एक एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन आना मतलब क्या? समय के साथ वेलोसिटी चेंज होना, या तो बढ़ना या कम होना। तो ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आता है? क्योंकि उस पे ग्रेविटी काम कर रहा होता है, तो ग्रेविटी के काम करने के कारण उस पर एक एक्सेलरेशन आता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे उतना बात नहीं करेंगे, तो पहले कर रखा है। तो mgh होती है फॉर्मूला, एच यहाँ पे हाइट है। आप देखो मास कितना दे रखा है, मास हमारे पास 10 kg दे रखा है, पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू कितना डाले भैया? कई बार जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कई बार 10 होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, हाँ यहाँ पे चेक करो 9.8 दे रखा है, तो आप याद रखो 10 मत ले लेना, यानी कि हमको सॉल्व करने में आसानी है, 10 ले लेते हैं। आपको देखना पड़ेगा उसने क्या डेटा दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, चूंकि ये आपको पता है एक्सेलरेशन यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट कितना है चेक करो, हाइट यहाँ पे 6 मीटर ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे 6 मीटर मैंने कर दिया।
इसको आप सॉल्व करोगे पूरा, सॉल्व करने पे आपकी जो आंसर निकल के आएगी वो होगी 568। और जो कि एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी है ना, और एनर्जी की जितनी फॉर्म होती है सबकी यूनिट जो है जूल ही होती है, तो इसका भी यूनिट जो होगा वो 568 जूल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक बॉडी को मैंने क्या किया, 6 मीटर ऊपर लेके गया, है ना, 6 मीटर ऊपर लेके गया, उसमें कितना एनर्जी स्टोर हो गया, उसमें 568 जूल का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। बड़ा आसान था, आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 11.6 दे रखा है, बॉडी की मास है कितना है, 12 kg। तो उसको क्या किया हमने, ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पे लेके गए। कितना हाइट पे लेके गए वो पता नहीं है, वो तो निकालनी ही है। एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए हैं, तो क्या बोल रहा है, उसको जिस भी हाइट पे लेके गए हैं, जितना भी लेके गए हैं, तो उस पर वर्क डन किया गया। एक तो जाहिर सी बात है, चूंकि उसको नीचे से ऊपर लेके गया तो वर्क डन किया गया, उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया वर्क डन के कारण, जो कि दे रखा है 480 जूल। इसके पहले एनर्जी निकालनी नहीं थी, इसके पहले तो एनर्जी पता नहीं था, हमें एनर्जी निकाले। इस बार एनर्जी पता है, एनर्जी नहीं निकालनी है हमें, बस ये निकालनी है कि नीचे से ऊपर लेके गए हो, कितने हाइट पे लेके गए हो ये बताओ। ठीक है, हमारे पास देखो बॉडी की मास दे रखी है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है वो दे रखा है, और जी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, हमें निकालनी है कि हाइट कितना ऊपर लेके गए हैं। तो फॉर्मूला तो वही होने वाला है, हमारा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mgh। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, दैट इज 480 जूल, यहाँ पे 480 पुट कर दिया, इक्वल्स मास, मास ऑफ अ बॉडी कितना है चेक करो जरा, 12 kg दे रखा है, यहाँ पे 12 kg मास दे रखा है। जी की बात करें तो हमें 10, इस बार 10 दे रखा है, पहले 9.8 था, अब देखो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट तो निकालनी है, तो हाइट को मैंने एच लिख के छोड़ दिया। अल्टीमेट इसको सॉल्व करते हैं, तो एच को अकेला छोड़ते हैं अलोन, तो एच को यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 480, ये जूल है, 480 जूल अपॉन कितना आ जाएगा 12 kg मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने पे यहाँ तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जार 10, फिर यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 0, फिर यहाँ से ये भी कैंसिल होगा। देखो 12 2 जार 24, और यहाँ पे हो जाएगा 12 2 जार 24, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अल्टीमेटली हाइट जो हमने निकाला वो हमारी कितनी आ गई, यहाँ से 20 मीटर आ गई। देखो यहाँ पे 20 मीटर हमारी हाइट आ गई है जो कि निकाला। ठीक है, बड़ा आसान है, मतलब हमने क्या किया, उसको 20 मीटर ऊपर लेके गए हैं। कितना आसान था, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब एक और नया टॉपिक आ गया जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने समझ लिया कि अच्छा एनर्जी क्या है, कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, उसमें दो एनर्जी की बहुत अच्छे से बात करी, कौन सी, एक तो था पोटेंशियल एनर्जी, एक तो था काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कि अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, मतलब उसके पास दोनों है, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी है उसके पास। ठीक है, अब बात करेंगे कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है भैया। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था ना लेक्चर के अंदर, हमने एक लेक्चर किया था तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बात किया था कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते हैं कि इस यूनिवर्स में एनर्जी कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। क्या बोला मैंने, बहुत बड़ी बात कह दी। एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हो। आपने एनर्जी के अलग अलग फॉर्म देखे, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होता है, बस यही होता है। समझ में आ रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज होना। जैसे देखो मैंने क्या किया, रबर बैंड जब स्ट्रेच कर रहे थे, तो रबर बैंड स्ट्रेच करने में क्या था, जब तक उसको स्ट्रेच कर रहे उसमें उसमें काइनेटिक एनर्जी था, जैसे उसको स्ट्रेच किया किया किया, खींच रहे, रोक दिया, तो खींचते 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 रोका, तो काइनेटिक एनर्जी था, चूंकि एक तो मोशन में आ गया भैया, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या, उसमें फिर जो स्टोर्ड हुआ एनर्जी रोकने के बाद वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। तो एनर्जी का भी लूज नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, उस तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बल्ब की बात करें, स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, तो क्या जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो क्या करंट फ्लो करता है उसमें बल्ब के अंदर, तो क्या हुआ उस पे, सबसे पहले तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हुआ, उस बल्ब में डेवलप हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर चेंज हो जाता है हमारा किसमें, हीट एनर्जी में, क्योंकि जो फिलामेंट होता है टंगस्टन उसके अंदर उसको गर्म होना होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाता है हमारा हीट एनर्जी में। और जब वो टंगस्टन गर्म हो जाता है फिर वो क्या करता है, लाइट रिलीज करता है, तो वो हीट एनर्जी वापस चेंज हो जाता है हमारा लाइट एनर्जी में। तो आपने क्या देखा, इस तरीके से हमारा एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, वो कभी भी न्यूली क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एक और बात पकड़ो कि टोटल एनर्जी इस यूनिवर्स में हमेशा कंजर्व रहता है, कभी भी जैसा आपने क्या देखा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता और क्रिएट भी नहीं होता, तो टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। इसको दिखा भी सकते हैं कैसे, आपके एनसीईआरटी में ऑल दो थोड़ा बहुत दे रखा है, उससे बात कर लेते हैं कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, मान लो ग्राउंड में एक बॉडी रखी है हमारी, ऐसे ग्राउंड में जीरो लेवल पे एक बॉडी रखी है, उसको क्या कर रहे हैं, उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहाँ पे जाके मान लो एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पे एच अमाउंट ऑफ हाइट पे जाके हमने बॉडी को रख दिया। तो अब देखो जब हमारी बॉडी जो है एच अमाउंट ऑफ हाइट पे है, तो उस केस में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, जाहिर सी बात है, चूंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से आता है, तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी तो होगा। और बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वो होगी बॉडी में, लेकिन
ना के बराबर होगी, चूंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, चूंकि मैक्सिमम हाइट पे जब उसको रोका तो वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं। तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, चूंकि एम जी एच होता है फॉर्मूला, और चूंकि हाइट मैक्सिमम है तो यहाँ पे हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में मैक्सिमम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कुछ है ही नहीं, वो है जीरो। अब देखो क्या होगा, अब मान लो जैसे जैसे आप बॉडी को नीचे लाओगे, नीचे लाओगे, नीचे लाओगे, नीचे लाओगे, नीचे लाओगे, तो मैंने क्या किया, ग्राउंड में टच करने से जस्ट थोड़ा पहले, ग्राउंड में टच करने से जस्ट थोड़ा पहले हमने चेक किया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप देखो चूंकि हाइट तो मिनिमम है, ग्राउंड में टच होने से जस्ट थोड़े से पहले हाइट तो भैया बहुत कम होगी, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सबसे कम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो है लीस्ट हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, ग्राउंड से टच करने से थोड़ा पहले। और उसके इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपको पता है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरते रहता है तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ते रहती है ना। उसलिए तो क्या होता है कि बॉडी जितने ऊपर से गिर रही हो उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, 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 जमीन से जस्ट टच करने से कुछ मिली सेकंड, थोड़ा सेकंड पहले तक उसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम रही होगी भैया। और वेलोसिटी चूंकि बहुत ज्यादा होगी इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो आप देखो यहाँ पे हमने एक सिनेरियो क्या देखा कि जब बॉडी हमारी एक सर्टेन हाइट पे है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। हालांकि जमीन से जस्ट टच करने से पहले हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर है लगभग, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर कहीं बीच रास्ते में बात कर लेते, मान लो कहीं यहाँ पे बीच रास्ते में कहीं बात कर लेते तो यहाँ क्या होता, आप देखो यहाँ पे बॉडी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि पर्टिकुलर हाइट तो है ना भैया, मतलब इससे कम है लेकिन है जरूर, एक पर्टिकुलर हाइट हमारी है, और चूंकि बॉडी नीचे गिर रही है जिसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है उसमें वेलोसिटी भी है। तो कहने का ये मतलब है कि आप देखो कि ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी, किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये अगर आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेना तो वो बराबर ही निकल के आती है। अगर आप बोलोगे कि जैसे बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या है, लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है और लगातार पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है। तो जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा उसी रेट से आप बात पकड़ो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा, तभी तो वैल्यू बराबर आएगी, तभी तो दोनों को ऐड करने पे वैल्यू सेम आएगा ना। यही होता ही है कि जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, नीचे आते वक्त उसी रेट से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी घटते रहती है। और ओवरऑल जब सम निकालोगे किसी भी पॉइंट पे तो वो इक्वल वैल्यू आपको देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टोटल एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन कंजर्व, कभी वो खत्म नहीं होता, ना कि ना ही आप न्यूली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये चीज दे रखा था, हमने बात कर लिया उसके ऊपर। लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं, बहुत मजा आया, एनर्जी को पूरा समझ लिया अच्छे से क्या होता है, उसके फॉर्म्स पे बात करा, थोड़ा बहुत उसको टच कर लिया, न्यूमेरिकल को देखा, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ बात कर लिया। अगला लेक्चर लेके आएंगे जो कि पावर के ऊपर होने वाला है, हमारे साथ बने रहने के आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।